आप देख रहे हैं उत्तर मागे प्रदेश। यूपी उपचुनाव की घड़ियां जैसे जैसे नजदीक आ रही हैं वैसे वैसे जुबानी जंग तेज होती जा रही है। रामपुर से लेकर मैनपुरी तक तरह तरह से जनता को अपने पक्ष में करने के लिए सियासतदान कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उपचुनाव के नजदीक आते ही वक्त के बीच इन दिनों आंसुओं की धार पर चुनावी बयार को बदलने की कोशिशें भी हो रही हैं। एक तरफ पेंडुलम वाला प्लान है तो दूसरी तरफ फुटबॉल वाला खेला। मैनपुरी से रामपुर तक लगा है वोट युद्ध का महामेला। अब सवाल उठ रहा है कि उपचुनाव में इमोशनल संदेश से किस पर भरोसा करेगा प्रदेश। इसी पर खास मेहमानों से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। यूपी के उपचुनाव में सियासी खेला। तो अच्छा खिलाड़ी होता है ना, तो ऐसा फुटबॉल मारता है तो तुरंत गोल हो जाता है। पेंडुलम वाले बयान पर खूब बखेड़ा। चचा शिवपाल का उनकी स्थिति तो पेंडुलम जैसी हो गई है। भगवा वार पर भतीजे का पलटवार। इसलिए वो जान नहीं पा रहे हैं, वो पेंडुलम नहीं है। वो ऐसा झूला झुलाएंगे मुख्यमंत्री जी को, छोड़ देंगे, पता नहीं लगेगा कहां। सुरक्षा में कटौती पर चाचा ने घेरा। डिम्पल की जीत और बढ़ेगी और इनकी हार, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की हार और बड़ी होगी। नवाबों की जमीन पर आंसुओं का रेला। सूख रही है हम पर दुनिया। हंसो और हंसो। मैनपुरी से रामपुर तक वोट युद्ध का महामेला। पेंडुलम वाला प्लान, फुटबॉल वाला खेला। उपचुनाव का इमोशनल संदेश, उत्तर मांगे प्रदेश। तो चलिए आपको बताते हैं कि कैसे रामपुर से मैनपुरी तक जुबानी जंग छिड़ी है और क्यों आंसू पेंडुलम और फुटबॉल उपचुनाव की सियासत का केंद्र बन गए हैं। आपको हम ग्राफिक्स के जरिए समझा देते हैं। दरअसल कल सीएम योगी ने शिवपाल यादव को पेंडुलम बता दिया था और सीएम ने शिवपाल यादव की फुटबॉल से तुलना कर दी। सीएम ने कहा कि शिवपाल के हालात पेंडुलम जैसे हो गए हैं और सीएम ने यह भी कहा कि शिवपाल परिवार के बीच झूल रहे हैं। सीएम बोले कि शिवपाल की हालत फीफा की फुटबॉल जैसी है। उसके बाद अखिलेश ने चाचा के बचाव में पलटवार किया। अखिलेश ने कहा कि चाचा शिवपाल पेंडुलम नहीं है। अखिलेश बोले कि पेंडुलम समय के गतिमान होने का प्रतीक है और उन्होंने ये भी कहा कि चाचा ऐसा झूला झुला देंगे कि मुख्यमंत्री जी का पता नहीं चलेगा। रामपुर में आजम खान ने इमोशनल कार्ड खेला है। आजम ने कहा कि हम पर तो दुनिया हंस रही है। आजम ने कहा कि दुनिया हम पर थूक रही है। आजम बोले कि हमसे ज्यादा बेशर्म और कौन हो सकता है। आजम ने यह भी कहा कि मैं अपने बेटे की उम्र साबित नहीं कर सका। आजम ने कहा कि मैं कैसा बदनसीब बाप हूं, मैं बुजदिल की मौत मरना नहीं चाहता। और आजम ने कल ये भी कहा था कि इस्लाम में आत्महत्या गुनाह है, वरना मैं आत्महत्या करने का मेरा मन करता। ये तमाम चीजें चल रही हैं, कहीं इमोशनल बातें हो रही हैं, कहीं पर चुनौतियां हैं और इन सब के बीच चुनाव दिलचस्प होता चला जा रहा है। तारीखें बेहद करीब हैं। सीधे हम मेहमानों का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ सपा प्रवक्ता मनोज काका जी जुड़ गए हैं, हमारे साथ अवनीश त्यागी जी भी जुड़ेंगे, प्रवक्ता भाजपा। उबैदुर रहमान हमारे साथ रामपुर से जुड़ेंगे और नितिन उपाध्याय हमारे साथ, हमारे सहयोगी मैनपुरी से जुड़ेंगे। तो सभी के पास जाएंगे। मनोज जी, सबसे पहले आपके पास ही आ रहे हैं। ये जो पूरी अब बयानों की बारिश हो रही है, तलखी आ गई है, पेंडुलम भी आ गया, फुटबॉल भी आ गया, बड़ा रोचक हो गया है मैनपुरी का चुनाव। जी जरूर रोचक हो गया है और चुनाव कई प्रांतों में भी हो रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ही नहीं, पूरे देश और पूरे दुनिया भर के लोगों की निगाहें समाजवादी पार्टी का जो उपचुनाव श्रद्धेय नेताजी के देहावसान के कारण जो सीट खाली हुई है मैनपुरी पे लगा हुआ। और कल मुख्यमंत्री जी आए हुए थे, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी मैनपुरी के लोगों की भलाई की और उनके लिए कोई काम तो किया नहीं है उन्होंने। तो जिन लोगों को बुनियादी सवालों पे, बुनियादी समस्याओं पे बात करने के लिए विगत 6 सालों में कोई कृत्य तो किया नहीं आपने, तो आपको पेंडुलम और इस तरह के बयान देने पड़ेंगे। आपने ये बात बिल्कुल नहीं कर पाया कि मैनपुरी के किसानों को खाद क्यों नहीं मिली योगी आदित्यनाथ जी महाराज। आपको पूछना चाहिए किसानों से
आप जब आगरा में मीटिंग कर रहे थे तो उत्तर प्रदेश का नौजवान अपने हक हेतु आंदोलन कर रहा था, पार्टी दिखा रहा था, अपने हक की बात करना चाह रहा था, उसके आपके वर्करों ने धक्के मार के निकाल दिया। इसी कई दिन आपसे हमारे संवाद हुए, 5 विधानसभाओं में समाजवादी पार्टी बड़े बहुमत से जीत रही है। माननीय डिंपल यादव जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, चाचा, तमाम हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी, कई लोग घूम रहे हैं और यहाँ की जनमानस खुद चुनाव लड़ रही है। वो जान रही है कि यहाँ का सर्वांगीण विकास समाजवादी पार्टी के विचारधारा में ही हो सकता है। आपके संज्ञान हेतु अवधेश जी बता रहा हूँ, सैफई में 600 बेड का स्पेशलिटी हॉस्पिटल बन के तैयार है, लेकिन ये सरकार इसलिए उसको सुचारू रूप से नहीं चला रही है, इसलिए वहां डॉक्टर की नियुक्ति नहीं कर पा रही है कि चूंकि श्रेय समाजवादी पार्टी को चला जाएगा। यहाँ पेस्टिसाइड, हर्मिसाइड, इंसेक्टिसाइड जो किसान अपने फसलों के लिए प्रयोग करते हैं, सबके दाम दोगुने हो गए हैं। नहरों में जो नहर है उसमें कहीं भी पानी नहीं है। तो जो लोग सवाल कर रहे हैं, सड़कों में गड्ढे हैं, वो तो जो समाजवादी बिल्कुल पार्टी बुनियादी सवालों पर बात तो होनी चाहिए। अवनीश त्यागी मैं खत्म कर रहा हूँ अवधेश जी खत्म कर रहा हूँ। और पेंडुलम तो देखिए, चूंकि पेंडुलम एक समय घड़ी में लगा होता है और पेंडुलम फिजिक्स का विषय है। हालांकि योगी आदित्यनाथ जी महाराज फिजिक्स के ज्ञाता नहीं है और चाचा ने बता ही दिया कि भाई मैं फुटबॉल का भी खिलाड़ी हूँ। मैं समझता हूँ कि राजनीति में चाचा लियोनेल मेसी और क्रिस्टियानो से बढ़िया खेलते हैं। मारेंगे फुटबॉल तो पूरा गेम होके ही रहेगी। ठीक है, अवनीश जी जवाब देना चाहिए। अवनीश जी, ये जो असल मुद्दे हैं, क्या वो पेंडुलम हो गए हैं क्या इस राजनीति के बीच? जहाँ जाए अवनीश जी, पार्टी के पक्ष में जनता खड़ी है भाई। ये काका जी जो कह रहे हैं कि ये समस्याएं हो रही हैं, ये सवाल खड़े कर रहे हैं, ये सवालों का जवाब जनता इनको दे चुकी है। एक बार नहीं, बार बार दे रही है। 4 बार समाजवादी पार्टी के सवाल को समझ ना आए तो क्या बात है। आपने कब आपको ठीक से पता हो तो 1967 से आज तक कभी आपने मैनपुरी में आपका खाता नहीं खुल पाया। तो जनता जवाब तो मैनपुरी की आपको दे रही है। मैनपुरी हमेशा समावेशी विकास के पक्ष में रहे, हमेशा समाजवादियों को जिताए हैं और इस मनोज जी आएंगे, अवनीश जी आपके पास आएंगे। थोड़ी आवाज में दिक्कत आपकी आ रही है। मैनपुरी के साथ साथ रामपुर का भी रुख कर लेते हैं। उबैदुर रहमान भी हमारे साथ जुड़े हैं। उबैदुर रहमान, ये बताइए कि कल से आजम खान की जो चुनाव प्रचार की भूमिका है या जो उनके तेवर हैं एकदम से बदल चुके हैं। आजम खान को हम लोगों ने गरजते हुए देखा है, उनको लोगों को डांटते हुए देखा है, उनके रौब को देखा है सियासी तौर पर। कद भी हालांकि उनका बड़ा है, लेकिन कल से वो कहीं पर भावुक हो रहे हैं, कहीं पर अपने लोगों को शिकायत कर रहे हैं, कहीं अपील कर रहे हैं धोखा मत देना। ये स्ट्रेटजी है या वाकई आजम खान दुखी है और इसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है रामपुर में? अवधेश, मैं आपको बता दूं कि आज़म खान का जो तरीक़ा है वो बोलने का बदला है और उसकी वजह है आज़म खान को अदालत से 3 साल की सज़ा हुई है, वो ज़मानत पर हैं। तो ऐसे में आज़म खान कुछ इस तरह का नहीं बोलना चाहते कि उनकी मुश्किलें और बढ़ें, इसलिए आज़म खान रामपुर की जनता से अपना शिकवा बयान कर रहे हैं, जो अपनी परेशानियां हैं वो बयान कर रहे हैं। और आज़म खान रामपुर की जनता से अपनी नाराज़गी भी जाहिर कर रहे हैं कि इतने लंबे अरसे तक वो जेल में रहे, 27 महीने जेल में रहे, क्या क्या उन्होंने जुल्म और सितम सहे हैं, वो जनता को उसका एहसास कराना चाहते हैं। और जो इमोशनल तरीक़ा है उनका, जो भावुकता वाला तरीक़ा है वो अपना रहे हैं, क्योंकि आज़म खान जानते हैं कि अगर पुराने वाला तरीक़ा उन्होंने अपने भाषणों का अपनाया तो कानूनी सिकंजा एक बार फिर उन पर कस सकता है। तो इसलिए आज़म खान का, क्योंकि रामपुर में वोट भी कट चुका है, वो वोट नहीं दे सकते, वो चुनाव नहीं लड़ सकते क्योंकि अदालत ने सजा सुना दी है। तो ऐसे में आज़म खान जानते हैं कि उनके लिए बहुत ज़्यादा तरीक़ा नहीं है चुनाव प्रचार करने का, बहुत ज़्यादा उनके लिए हाथ खुले हुए नहीं हैं। इसलिए आज़म खान अपने भावुक तरीक़े से, अपने जो विक्टिम कार्ड है उसके ज़रिए और जो उनका 45 साल का रामपुर की जनता से रिश्ता है उसका हवाला देते हुए बिल्कुल, क्या उस हवाले पर रामपुर की जनता, उबैदुर रहमान, उसका जनता का दिल क्या पिघल रहा है? उनकी आंसू जो हैं, जो उनकी शिकायतें हैं, क्या वो चर्चा का विषय हैं रामपुर में?
देखिए, ये रामपुर की जनता ये बात बताएगी 5 दिसंबर को जब वोट होगा, और 8 दिसंबर को जब नतीजे आएंगे तब पता चलेगा कि रामपुर में क्या आज़म खान के जो भावुक तरीक़ा था भाषण का, आज़म खान का जो अपना शिकवा और शिकायतों वाला तरीक़ा था, वो जनता को पसंद आया, या फिर बिल्कुल ये आपको पता चल जाएगा। बने रहिए हमारे साथ। नितिन उपाध्याय भी हमारे साथ बने हुए मैनपुरी में नितिन, आप डटे हुए हैं हफ्तों से। बताइए कि जिस तरीके से राजनीति अब गरमाई है बयानों वाली, फुटबॉल भी आ गया, पेंडुलम भी आ गया, पढ़ाई लिखाई की बात होने लगी, मनोज काका जी अस्पताल की बात कर रहे हैं, अवनीश त्यागी जी अपने बीजेपी की लहर की बात कर रहे हैं। जनता क्या बात कर रही है, क्योंकि जनता कोई फैसला सुनाना है। देखिए, बिल्कुल, देखिए, जनता ही कहा जाए भाग्य विधाता होती है, और ऐसे में इस लोकसभा उपचुनाव में जो कहा जाए जो सियासी रोमांच है वो अपने चरम पर पहुंच गया है। लेकिन वार पलटवार हर सियासी हथकंडे शहमात का खेल जारी है, और जिस तरीके से आज शिवपाल सिंह यादव को कहीं ना कहीं सीबीआई ने शिकंजे में लेने की कोशिश की है, अखिलेश यादव ने ज़बरदस्त पलटवार किया है। और अखिलेश यादव ने कहा है कि हर एक फैसला रिवर फ्रंट का कैबिनेट की मीटिंग में लिया गया है, और उन्होंने ये सीधे सीधे साफ शब्दों में ताकीद किया है कि वक्त किसी का एक सा नहीं रहता, कल को वो अपने लिए तैयार बैठे रहे। तो कहीं ना कहीं बीजेपी को खुली चुनौती दी है। उन्होंने ये भी कहा कि बुंदेलखंड एक्सप्रेस की सीबीआई ईडी कब जांच करने जा रही है, गड्ढा मुक्ति अभियान की कब जांच होने जा रही है, और पेंडुलम को लेकर भी उन्होंने कहा कि चाचा ऐसा झूला झुलाएंगे कि पता नहीं चलेगा। तो कुल मिला के कहा जाए सियासी व्यंग्यबाणों के जरिए सीधे सीधे शब्द भेदी बाण चलाए जा रहे हैं, और उससे कहीं ना कहीं जनता के बीच एक सियासी एक पूरा मैसेज देने की कोशिश की जा रही है। बीजेपी की तरफ से भी कहा गया है कि ये समाजवादी पार्टी की बौखलाहट है, और सपा का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनके परिवार के तमाम लोग हैं गली गली घूम रहे हैं, ये उनकी हार को बताता है। तो कुल मिला के कहा जाए बीजेपी हो, बीजेपी की भगवा ब्रिगेड हो, चाहे समाजवादी पार्टी की लाल सेना, पूरी तरह से मैनपुरी में एडी चोटी का जोर लगाए हुए हैं। इलेक्शन इतना इंटरेस्टिंग हो गया है जिसका कोई जवाब नहीं है। उपचुनाव नीरस हुआ करता था, एक तरफा हुआ करता था, बिल्कुल, और पूरे देश में चुनाव हो रहे हैं, लेकिन चर्चा मैनपुरी की सबसे ज्यादा है। अवनीश त्यागी जी, उस वक्त आपकी आवाज नहीं आ रही थी, तो आप अपनी बात पूरी कर लीजिए, फिर जाते हैं मनोज जी के पास। मैं कह रहा हूं कि मैनपुरी की जनता ही नहीं, पूरे प्रदेश की जनता। मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ, अब आ रही है। पूरे प्रदेश की जनता, पूरे देश की जनता माननीय नरेंद्र मोदी, माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में पूरी तरह से लामबंद है, एकजुट है। इसके नतीजे आपको दिख रहे हैं, बार बार, एक बार नहीं, लगातार दिख रहे हैं। खासतौर से उत्तर प्रदेश में 2022 में जिस तरह से सरकार आई है, वो अपने आप में बता रही है कि समाजवादी पार्टी की जितनी शिकायतें, शिकवा, नाराजगी और जितने आरोप प्रत्यारोप वो कर रहे हैं वो बेबुनियाद। समाजवादी पार्टी को जिस तरह से नकारा है प्रदेश की जनता ने, उसने बता दिया कि उनका भरोसा, प्रदेश की जनता का भरोसा भारतीय जनता पार्टी की नीतियों में। सपा ये आरोप लगा रही है त्यागी जी कि आप लोग विकास की बात नहीं कर रहे हैं मैनपुरी में, तो विकास की बात करिए, काम की बात करिए, वो बातें क्यों नहीं हो रही? जनता की बातें आपने, अगर किसी ने किया ही नहीं होगा 6 साल, अपने पूरे कार्यकाल को इन लोगों ने धार्मिक उन्माद में और सिर्फ नफरत में जब जिन लोगों ने अपना पूरा कार्यकाल बिताया होगा, तो कहां से विकास की बात करेंगे? मैं कह रहा हूँ आपको बधाई, आप सरकार में हो। आप बताओ कि मैनपुरी में आपने कोई कॉलेज बनाया, मैनपुरी में मैनपुरी में तो दर्द उसका झलक रहा है, बार बार रो रहे हैं, एक बार नहीं, 1000 बार ये कहा है, कौन सा छोड़ रहा है? आज वो अपने कारनामों के कारण रो रहे हैं, जनता उनको जान चुकी है। अभी उपचुनाव में, संसदीय उपचुनाव में जो आईना दिखाया था वही इतिहास फिर दोहराने जा रहा है। और इटावा में जनता पहले बता चुकी है, मैनपुरी की जनता बता रही है, मैनपुरी की जनता बिल्कुल मान लीजिए मनोज जी, आपने हार के बहाने ढूंढिए, कम मचाना की जाए, पता रहा आपके घर गहने हैं, जनता आपको नकार रही है, बार बार नकार रही है। आपने चाचा को चाचा बना दिया है, चाचा। ठीक है, लेकिन मनोज काका जी, बीजेपी का सवाल ये है, बीजेपी बार बार ये पूछ रही है कि आप इतने उपचुनाव हुए, उसमें आपके नेता नहीं गए, लेकिन हमने इतना खौफ पैदा कर दिया, मैनपुरी में हार का डर इतना हो गया, इसलिए पूरे जो शीर्षस्थ नेता सपा के वो गली गली में घूम रहे हैं। ये बीजेपी आरोप लगा रही सभा पर। और देश जी, आप भी जान रहे होंगे, चूंकि हमारी पार्टी पूज्य नेताजी ने बनाई है, और जब श्रद्धेय नेताजी का सवाल हो, ये यहाँ पर चुनाव इस वजह से, ये कोई उपचुनाव नहीं है, बल्कि श्रद्धेय नेताजी के देहावसान के बाद ये चुनाव हो रहा है। और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का यही घर है, यही उनकी जन्मस्थली है,
और चूंकि ये चुनाव कम नेताजी के श्रद्धांजलि देने का विषय है, तो यहाँ कौन नहीं चाहेगा कि अपने महामानव को, जिसने समता की लड़ाई लड़ी हो, जिसने दलितों वंचितों को मेन मुख्य धारा में लाने की लड़ाई लड़ी हो, जिसने बेटियों को शिक्षित करने की लड़ाई लड़ी हो, जिसने पत्रकारों को भी सम्मान देने की लड़ाई लड़ी हो, जिसने किसानों को के फसलों को पानी देने की लड़ाई लड़ी हो, जिसने शहीदों को उनके घर पहुंचाने की लड़ाई लड़ी हो, वो ऐसे महान शख्सियत को कौन नहीं श्रद्धांजलि देना चाहेगा और कौन नहीं रहना चाहेगा। लेकिन अब इनसे मैं सवाल पूछ रहा हूँ, नहीं बचा सके, उनके पैटर्न पे नहीं चल सके, इसलिए जनता बार बार उनको नकार रही है। भारतीय जनता पार्टी को स्वीकार रही है। समाजवादी पार्टी को नकारने का मतलब यह है कि समाजवादी पार्टी अब समाजवादी पार्टी बनने जा रही है। समाजवादी पार्टी इस चुनाव के बाद, पूरी चुनाव के बाद आप देखना कि समाजवादी पार्टी नहीं दिखाई देगी। समाजवादी पार्टी का वो हश्र होने जा रहा है कारनामे थे, उसके कारनामों ने वहीं पहुंचा दिया है जहां उनको चाहना चाहिए था। भारतीय जनता पार्टी अपने नीतियों कार्यक्रम योगी आदित्यनाथ 6 दिन में उखड़ जाता है, आज आगे बढ़ रही है। इसका ट्रेलर है, ये 24 का ट्रेलर है जो दिखाई दे रहा है। भारतीय करके आप गढ़ दे रहे हैं, 6 साल के कार्यकाल में कोई एक ऐसा संस्थान नहीं बनाया, कोई एक ऐसी जगह नहीं बनाई जिसपे ये डिफेंस एक्सपो करा सके। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और शिवपाल यादव के किए गए कार्य पर डिफेंस एक्सपो आपको जवाब दे रही है कि आपको सर से डूब मरना चाहिए। बिल्कुल, आप दोनों के पास आएंगे, वैदुर रहमान और नितिन के पास भी जाएंगे और बात करेंगे कि रामपुर में क्या माहौल है, रामपुर को लेकर क्या चीजें सामने आ रही है। तो देश भर में चुनावी माहौल चल रहा है। मैनपुरी रामपुर की बात करें तो वहां पर चुनाव है, गुजरात में भी इलेक्शन चल रहे हैं। सीधे रुख करते हैं वडोदरा का, जहां पर मुख्यमंत्री इस वक्त चुनाव प्रचार में संबोधित कर रहे हैं। आज ब्रिटेन को पछाड़ करके भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बना है। आजादी के अमृत महोत्सव का इससे अच्छा उत्सव और क्या हो सकता है कि दुनिया के वे 20 बड़े देश जिनके पास दुनिया का 80% संसाधनों पर अधिकार है, अगले 1 वर्ष तक प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत उनका नेतृत्व करेगा। वैश्विक शांति, वैश्विक सौहार्द, वैश्विक समृद्धि की पूरी कार्य योजना प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में होने वाली है। वैश्विक मंच पर बढ़ती हुई भारत की प्रतिष्ठा, सुरक्षित होती हुई सीमाएं, आतंकवाद, नक्सलवाद और अराजकता का सर्वथा समाप्त होना, भारत की आस्था को मिल बढ़ रही प्रतिष्ठा। आज से 20 वर्ष पहले गुजरात ने कर्फ्यू पर सदैव के लिए कर्फ्यू लगा दिया। कर्फ्यू सदैव के लिए गुजरात से समाप्त हुआ। तो गुजरात से ही जब नरेंद्र भाई मोदी का नेतृत्व देश को मिला, तो भाइयों बहनों, आज देश से आतंकवाद भी समाप्त हो गया। 1952 में देश के संविधान में कांग्रेस ने चोरी छिपे धारा 370 जोड़ करके देश में आतंकवाद को, नक्सलवाद को, अराजकता को बढ़ावा देने का जो कुत्सित प्रयास किया था, 5 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने कश्मीर से धारा 370 को सदैव के लिए समाप्त करके आतंकवाद की ताबूत के अंतिम कील ठोक करके साबित कर दिया कि भारत की धरती पर आतंकवाद की कोई जगह नहीं है। आज भारत आतंकवाद से मुक्त है, नक्सलवाद से मुक्त है, अलगाववाद से मुक्त है, हर प्रकार की अराजकता से मुक्त है। आज भारत वैश्विक स्तर पर समृद्धि के नए नए शिखर को छू रहा है। ये गुजरात की ही माटी का कमाल है। कोई सोचता था अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर का निर्माण हो पाएगा? 500 वर्षों तक संघर्ष चला था, लेकिन ये प्रधानमंत्री मोदी जी के चमत्कारिक नेतृत्व, दूरदर्शी और दृढ़ निश्चयी नेतृत्व का कमाल है। अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य भी प्रारंभ हो गया है।
भाइयों बहनों, दिसंबर 2023 में जब रामलला का भव्य मंदिर का निर्माण होगा तो भाइयों बहनों एक भारत के राष्ट्र गौरव का मंदिर बनेगा, हर भारतीय गौरव की अनुभूति करेगा और यह भी संकल्प करेगा कि गुलामी के अंशों को हमेशा के लिए समाप्त होना ही चाहिए। गुलामी सदैव के लिए समाप्त होनी ही चाहिए। अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर का निर्माण, काशी में काशी विश्वनाथ धाम का निर्माण, महाकाल में महालोक का पुनर्निर्माण, केदारपुरी उत्तराखंड में केदारपुरी का पुनरुद्धार, बद्रीनाथ धाम के सुंदरीकरण की महायोजना और द्वारिका में भी तो हुआ है। द्वारिका धाम के पुनरुद्धार का कार्य, सुंदरीकरण का कार्य जिस भव्यता और दिव्यता को प्राप्त कर रहा है, सोमनाथ मंदिर जिस प्रकार की दिव्यता को प्राप्त कर रहा है, भाइयों बहनों ये आस्था का भी सम्मान है। और जिन सूरवीरों ने इन आस्था के केंद्रों को सुरक्षित रखने के लिए अपने आप को बलिदान किया था, उनके प्रति कृतज्ञता का भाव भी प्रदर्शित करने का एक माध्यम है। भाइयों बहनों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कांग्रेस कर पाती? कांग्रेस कर पाती? कांग्रेस ने तो सोमनाथ मंदिर का पुनरुद्धार करने के लिए जब सरदार साहब आए थे, कांग्रेस ने विरोध किया था। जब मंदिर के लोकार्पण के कार्यक्रम में तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी आ रहे थे, तब भी कांग्रेस नेतृत्व ने विरोध किया था। तो जो सोमनाथ मंदिर के पुनरुद्धार का विरोध करते हो, तो अयोध्या में भगवान राम का मंदिर का निर्माण कहां करा पाते? तो मुख्यमंत्री योगी वडोदरा में संबोधित कर रहे थे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।